सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। लास्ट लेक्चर में हमने आवेश के बारे में पढ़ा था और आवेश के मूलभूत गुणों को हमने समझा था। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। हम जानते हैं कि दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और दो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इसका मतलब ये है कि अगर दो धनावेश हों, अगर मान लीजिए ये एक धनावेश हो गया, ये एक धनावेश हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलेंगे। अगर दो धनावेश है तो ये दोनों सजातीय आवेश हो गए। अगर आप दो ऋण आवेश ले लेते हैं, एक ऋण आवेश, ये दूसरा ऋण आवेश, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और अगर विजातीय आवेश हैं, एक प्लस आवेश है यानी एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यही तो है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में, पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों ही स्थितियों में वे आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे पे बल लगाते हैं। यहां पे ये बल कैसा है, यहां पे ये प्रतिकर्षण बल है, ढकेल रहे हैं एक दूसरे को। यहां पे ये बल कैसा है, यहां पे ये आकर्षण बल है, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में सजातीय आवेश है तो भी आवेशों के बीच बल लगेगा, विजातीय आवेश है फिर भी आवेशों के बीच बल लगेगा। और अब हम लोग आ जाते हैं 1785 में। बात है सन 1785 की। सन 1785 में वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। अब इन्होंने क्या किया है, जरा ध्यान दीजिए। ये जो नियम देंगे यही कूलाम का नियम होगा, क्योंकि इनका नाम ही है कूलाम। कूलाम ने दिया इसलिए कूलाम का नियम। लेकिन ये नियम क्या है हमको ये पढ़ना है। बात है सन 1785 की और वैज्ञानिक हैं चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। तो हमने अभी देखा, उन्होंने भी यही देखा होगा कि दो आवेशों के बीच में बल लगता है। अगर वो विजातीय आवेश हैं तो आकर्षण बल लगेगा, अगर वो सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए नियम दिया है, जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम, या इसे ही कहा जाता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। जी हां, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, वर्ग का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। चलिए अब जानते हैं कि यह नियम क्या है। यह नियम कुछ इस प्रकार है। इस नियम का कथन मैं पढ़ रहा हूं। जब भी आप नियम को लिखें तो नियम को कोशिश करें कि यथावत लिखें, क्योंकि यह वैज्ञानिक का स्टेटमेंट होता है, उस वैज्ञानिक का यह कथन होता है। तो इसमें आप आम बोल चाल की भाषा में लिखने की बजाय भरसक प्रयास करें कि उसको जस का तस लिखा जाए। ओके, तो नियम क्या है। इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, अभी आपको बताएंगे कि बिंदु आवेश क्या होते हैं, पहले समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए पहले। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, बात वही है, आवेशों के बीच लगने वाला बल। दो स्थिर, एक एक शब्द को आप जरा गौर फरमाइएगा, एक एक शब्द का एक अपना मीनिंग निकलेगा। यहां पर हमने बोला स्थिर यानी गतिमान आवेशों के लिए नहीं, आगे हम चल के कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे।
यहां पे लिखा हुआ है स्थिर, यानी केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। पहले नियम को समझ लेते हैं कि इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा ही एक मिलता जुलता नियम आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऐसा ही है ना, वहां पे द्रव्यमान की बात होती है, यहाँ पे आवेश की बात होती है, नियम ऐसा ही है। जो बल लगेगा, आवेशों के बीच में जो बल लगता है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती है? आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, किसी एक आवेश के अनुक्रमानुपाती नहीं है। दोनों आवेशों का जो गुणनफल है उसके अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इसीलिए ये कौन सा बल है? ये केंद्रीय बल है। इसके बारे में भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है। तो चलिए अब इस नियम को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं। अच्छा, मैंने बोला था आपको ये बताने के लिए कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। देखिए बिंदु आवेश क्या होंगे? ऐसे आवेश जिनके बीच की दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है उनके परिमाण की तुलना में। ठीक है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है उनके परिमाण की तुलना में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों आवेश क्या हैं? बिंदु आवेश हैं। क्लास 11 में आप बिंदु वस्तु की बात करते हैं, तो क्या बिंदु आकार की कोई वस्तु होता है क्या? नहीं। वहां पे क्या बोला जाता है? बिंदु वस्तु हम लोग किसे कहते हैं? अगर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके यहां से दिल्ली निकल जाता हूं। मैं अभी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हूं, यहां से मैं दिल्ली निकल जाता हूं, तो यहां से दिल्ली की दूरी कम से कम 1200 किलोमीटर होगी। तो वो 1200 किलोमीटर की दूरी जो मेरी मोटरसाइकिल या जो मैं तय करूंगा वो कितनी ज़्यादा है ना मेरे आकार की तुलना में। तो हम लोग अपने आप को क्या मानेंगे कि हम बिंदु वस्तु हैं। हमारी बाइसाइकिल, हमारी मोटरसाइकिल, हमारी बस, हमारी ट्रेन बिंदु वस्तु है, क्योंकि वहाँ पे उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा है। वैसे ही अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है उनके आकार की तुलना में, उनके परिमाण की तुलना में, अगर उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे वो कैसे आवेश हैं? वो बिंदु आवेश हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिंदु का आवेश है, उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, उनके आवेश के परिमाण की तुलना में उनके बीच की दूरी ज़्यादा है, इसीलिए उसे बोलेंगे कौन सा आवेश? बिंदु आवेश। तो नियम क्लियर है। अब इस नियम की हम लोग गणितीय व्याख्या करेंगे, गणितीय विवेचना करेंगे। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं, हमको नहीं मालूम है कि कौन सा धन आवेश है कौन सा ऋण आवेश है। डजंट मैटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक धन आवेश होगा एक ऋण आवेश होगा तो दोनों में आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों धन आवेश होंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों ऋण आवेश होंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम अभी प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा धन आवेश है कौन सा ऋण आवेश है, बस हम ये मान के चल रहे हैं कि चलिए भाई हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश का परिमाण है Q1 और दूसरे आवेश का परिमाण है Q2। एक आवेश का परिमाण है Q1, दूसरे आवेश का परिमाण है Q2 और उनके बीच की दूरी कितनी है बच्चा? उनके बीच की दूरी है स्मॉल r। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है स्मॉल r। ओके, तो अब देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम यह कहता है कि उन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, बल यानी कि F, कूलाम के नियम से ये जो बल लगेगा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, तो ये Q1 Q2 क्या है? उन आवेशों के परिमाणों का गुणनफल है, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, तथा या फिर और लिख सकते हैं आप,
और या तथा, ये जो बल लगेगा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही आसान है। जो बल लगेगा वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि आवेशों का परिमाण जितना ज्यादा होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि दूरी जितनी ज्यादा होगी बल उतना ही कम होगा। दूरी बढ़ने के साथ बल कम होता जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों को मिलाकर लिख दीजिए। दोनों को मिलाकर लिखने पर दोनों को यार, अरे दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर दोनों को कंबाइन कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अब आप जानते हैं कि जब आप इस साइन को हटाएंगे, जब आप इस अनुक्रमानुपाती के साइन को, चिन्ह को हटाएंगे तो आप एक नियतांक लगाएंगे और वो नियतांक K होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है? जहां K एक आनुपातिक नियतांक है, जहां K एक आनुपातिक नियतांक है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज लिख रहा हूं क्योंकि ये पीपीटी जो पीडीएफ के फॉर्म में से होगा, ये आपको नोट्स के फॉर्म में मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको हर लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स। बस आपको हर लेक्चर अटेंड करना है, समझिए, और नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो K क्या है? K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान किस पर निर्भर करेगा? ध्यान दीजिएगा, जिसका मान मापन की पद्धति तथा आवेशों के बीच के माध्यम पे निर्भर करता है। आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। Q1 Q2 दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी R है। आप चाहें तो ये मान सकते हैं कि ये बिंदु A पे है, ये बिंदु B पे है। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को मिलाकर लिख दिया, आपको ये मिल जाएगा। और इसको हटा के कांस्टेंट लगा लीजिए। कांस्टेंट, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? इस K का मान निर्भर करता है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर। इन दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या है? K उस पर निर्भर करेगा। साथ ही इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आप किस मापन की पद्धति का यूज कर रहे हैं। मापन की पद्धति पे भी निर्भर करेगा। तो चलिए हम लोग एक जनरल मोस्ट कॉमन कंडीशन लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं SI पद्धति। SI पद्धति में हम लोग मापन की पद्धति कौन सा ले रहे हैं? SI ले रहे हैं। SI पद्धति में, और उसमें भी एक बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही कॉमन सा माध्यम लेंगे, वायु या निर्वात। SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, देखिए हमने दोनों कंडीशन लगा दिया। वायु या निर्वात के लिए, ये ना यार स्मार्ट बोर्ड पे ना हिंदी में लिखने में बहुत तकलीफ होता है, स्लिप होता है, बहुत संभल के लिखना पड़ता है। आप लोगों को भी लगता होगा इतना स्लो मोशन में क्यों लिखते हैं। देखो इंग्लिश ना आराम से लिखा जाता है, लेकिन ना हिंदी थोड़ा संभल के लिखना पड़ता है। SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए, SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए इस K का मान होता है 1/4 पाई
आप जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही एक अटपटा सा नाम लेने वाला हूं, शायद आप पहली बार सुनेंगे। k इज इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, ऑफ साइलेंट नॉट। ये जो सिंबल है ना, ऐसे वाला जो सिंबल है जो आपको ई टाइप का दिख रहा है, ये है अपसाइलन, अपसाइलन। ये सिंबल का नाम अपसाइलन है और यहां पे नॉट जीरो लगा दिया है तो ये अपसाइलन नॉट हो जाएगा। सिंबल का नाम अपसाइलन है। नॉट क्यों लगाया है? वायु या निर्वात के लिए नॉट लगा दिया है। लेकिन अब आप सोचोगे यार ये अपसाइलन नॉट कौन सी भौतिक राशि है? ये कोई भौतिक राशि नहीं है। अपसाइलन नॉट एक सिंबल है, लेकिन ये एक भौतिक राशि को दिखा रही है। जैसे आप लिखते हो कैपिटल एफ, तो कैपिटल एफ तो एक सिंबल है ना, लेकिन वो दिखा किसको रहा है? वो बल को दिखाता है, वो फोर्स को दिखाता है। आप लिखते हैं स्मॉल ए, स्मॉल ए किसको दिखाता है? स्मॉल ए तो एक अल्फाबेट हो गया, लेकिन वो त्वरण को दिखाता है। वैसे ही अपसाइलन नॉट यहां पर एक सिंबल है, लेकिन ये दिखा रहा है किसको? कौन सी भौतिक राशि को दिखा रहा है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहली बार आप सुनेंगे, पहले तो ध्यान से पूरा एक आधार बनाते हुए चलिए। हवा में उड़ नहीं जाना, आपको कुछ भी दिमाग से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही पद्धति की बात कर रहे हैं। हमने यहां पे लिया था कांस्टेंट और ये बोला था कि के किस पर निर्भर करता है? के निर्भर करता है मापन की पद्धति पर और दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर। तो हमने मापन की पद्धति ली है SI और माध्यम लिया है वायु या निर्वात। तब के का मान हो जाता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, अपसाइलन नॉट। और अपसाइलन नॉट है क्या? आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये है वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। इंग्लिश में भी मैं इसका नाम लिख दिए देता हूं ताकि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा आपके सामने इसका नाम ले तो आप फटाक से समझ में आ जाए। अबे मैं भी जानता हूं, मेरे को मत सिखा। इसको बोलेंगे अपसाइलन नॉट, सिंबल तो वही है अपसाइलन नॉट। और जिसे हमने कौन सी भौतिक राशि बोला है? ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल, इंग्लिश में बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, या इसी को बोलेंगे फ्री स्पेस, खाली जगह, फ्री स्पेस। अगर खाली जगह है या तो हवा होगा या तो निर्वात होगा। सो अपसाइलन नॉट कौन सी भौतिक राशि को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। अब सवाल ये है कि विद्युतशीलता क्या है? देखिए, विद्युतशीलता एक भौतिक राशि है, बिल्कुल भौतिक राशि है। क्या दिखाता है यह भौतिक राशि? किसी भी माध्यम में विद्युत बल रेखाओं की चालकता को यह प्रदर्शित करता है कि किसी भी माध्यम में विद्युत बल रेखाएं कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती हैं। किसी भी माध्यम में विद्युत बल रेखाओं के प्रवाह को प्रदर्शित करता है ये अपसाइलन नॉट यानी कि विद्युतशीलता। ओके, अब इसका मैं मान बता रहा हूं, अपसाइलन नॉट। और ये किसके लिए है? वायु या निर्वात के लिए है, साफ साफ लिखा हुआ है। अपसाइलन नॉट है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान हो जाता है 8.854 इंटू 10 के घात में -12, 8.854, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और इसका मात्रक है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपसाइलन नॉट। ओके, और अब जब कांस्टेंट का मान वहां पे रख देंगे तो आपको एफ मिल जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। जब आप मापन किस में करेंगे? SI पद्धति में करेंगे और दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या होगा? दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात होगा। अब अगर आप इसका मान निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू हमने बोला है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। 4 आप जानते हैं कितना है? 4 तो 4 ही है। पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। अपसाइलन नॉट की वैल्यू आप ये रख सकते हैं 8.854 इंटू 10 के घात में
12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको रख के सॉल्व करेंगे ना बच्चा, तो आपको के का मान मिल जाएगा 9 × 10⁹। आप इसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे ही वीडियो लेक्चर, ये लेक्चर जो है लंबा होने वाला है, तो ज़्यादा लंबा करना भी नहीं है, नहीं तो लोग लेंथ देख के ही भाग जाते हैं, यार वीडियो बहुत लंबा है, पता नहीं क्या क्या इसमें होगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है कम से कम समय में। 9 × 10⁹, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो उस कंडीशन में बल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r स्क्वायर। F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, न्यूटन में ही होगा ये, क्योंकि ऐसा पद्धति में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये है कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वायर, या फिर इसका मान कितना है, इसका मान है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r स्क्वायर। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हमेशा आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात ही रहेगा? क्या ये जरूरी है? ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आवेशों के बीच का माध्यम तो कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कोई और माध्यम है, ठीक है, किसी अन्य माध्यम की बात करते हैं, किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए वायु या निर्वात को छोड़ के अगर कोई अन्य माध्यम है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में के क्या हो जाएगा, 1/4πε हो जाएगा। नॉट नहीं लगाया है, अगर आप नॉट लगा देंगे तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता हो जाएगी। एक्चुअली में आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ये Q1 है, ये Q2 है, ओके। आपको इस फॉर्मूले में ये जो अपसाइलन है वो किसका रखना है, इन आवेशों के बीच का जो माध्यम होता है, आवेशों के बीच का जो माध्यम होता है उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता रखनी होती है। तो ये अपसाइलन क्या है, अपसाइलन है आवेशों के, मैं एक और चीज लिख दूंगा क्लियर, आवेशों के बीच के माध्यम का, आवेशों के बीच के माध्यम का क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। अगर आवेशों के बीच का माध्यम पानी है तो पानी की निरपेक्ष विद्युतशीलता रखिए, अगर आवेशों के बीच का माध्यम वायु है तो वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता रखिए। तो आवेशों के बीच का माध्यम जो होगा, जो माध्यम होगा उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता यहां पे रखनी होती है। तब F कितना हो जाएगा, 1/4πε Q1 Q2/r स्क्वायर। यह है किसी भी अन्य माध्यम के लिए। आवेशों के बीच में जो माध्यम होगा उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता रखनी है, ओके। तो क्या आप हर माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता याद रखेंगे? नहीं, हमने इसका एक जुगाड़ बनाया है। जुगाड़ क्या है कि ध्यान दीजिएगा, अपसाइलन r, अब ये अपसाइलन r क्या है, ये है माध्यम की, इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी को आप कैपिटल K से भी दिखाते हैं, और जब आप कैपिटल K से दिखाएंगे तो इसी का नाम हो जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक दोनों एक ही है। माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का परावैद्युतांक एक ही है, और ये होता है उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता किसके कंपेयर में, वायु या निर्वात के कंपेयर में। तो अपसाइलन r = अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट,
आगे इस एक स्लाइड में इसको और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या इसी को आप के इंटू एप्सिलॉन नॉट बोल देंगे। तो आपको हर माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता याद न रख के आपको उस माध्यम का परावैद्युतांक याद रख लेना है, और वायु या निर्वात का जो निरपेक्ष विद्युतशीलता हो तो आपको याद ही है। तो जहां पे भी अगर कोई अन्य माध्यम आ जाता है तो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट के से, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए वायु या निर्वात को छोड़ के अगर कोई अन्य माध्यम आता है तो इस फॉर्मूले में बस आपको क्या करना होता है, फिर हम डायरेक्ट ये बोलते हैं अगर कोई अन्य माध्यम है तो केवल k से डिवाइड कर दीजिए, केवल k से डिवाइड कर दीजिए। और k क्या है, इस माध्यम का परावैद्युतांक है, इस माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता है। लेकिन k से डिवाइड करने का रहस्य क्या है, रहस्य ये है कि जो माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि जो परावैद्युतांक होता है उस माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, और फिर आपको ये मिल जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा किसी भी अन्य माध्यम के लिए, और ये हो जाएगा स्पेशल वायु या निर्वात के लिए। तो मोस्टली हमारा कंडीशन यही रहेगा कि आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात होगा। अब चलिए समझते हैं कि एकांक आवेश क्या है। एकांक आवेश क्या है, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक आवेश Q है, दूसरा आवेश भी Q है, एक आवेश Q है, दूसरा आवेश भी Q है, यानी दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, और दोनों वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। दो आवेश Q1 Q2 दोनों का परिमाण Q और Q है, दोनों वायु या निर्वात में एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, दोनों वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो कितना बल लगेगा, फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि दो आवेश जिनका परिमाण Q और Q है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं, और मान लीजिए दोनों एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मैंने प्रतिकर्षित ही क्यों बोला, क्योंकि दोनों आवेशों को मैंने सेम लिया है ना, दोनों सजातीय आवेश हैं इसलिए प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो अगर दोनों एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ पे इसका मान रख दीजिए 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ Q और आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाएगा। Q स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कट गया तो Q आ जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 1, Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्यों भाई, क्योंकि 1 का या -1 का दोनों का स्क्वायर 1 ही होगा। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब यहां से आप एकांक आवेश को परिभाषित कर पाएंगे। देखिए लिखना ना पड़े इसलिए मैं पहले से ही रखता हूं सब चीजें, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है ना। क्या होता है एकांक आवेश, जरा ध्यान सुन लीजिए, तो समझ तो गए ही हैं आप कि क्या होता है एकांक आवेश। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। एकांक आवेश क्या है, ऐसे आवेश जो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है और एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि दोनों क्या हैं, दोनों एकांक आवेश हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग इसी की बात कर रहे थे, इसको भी क्लियर कर लेते हैं इसी लेक्चर में, क्योंकि अगर इसको यहां जगह नहीं देते तो इसको कहीं जगह नहीं मिलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता को, परावैद्युतांक बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। परावैद्युतांक नियतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमने अभी आपको पिछले वाली लेक्चर में बताया था यार कि क्या होता है किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी भी माध्यम का
रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? किसी भी माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? उस माध्यम की विद्युतशीलता, उस माध्यम की विद्युतशीलता, उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता ऑफ एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष या अपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा परावर्तुटांक कहते हैं। क्या बोला मैंने? के क्या हो जाएगा? के बोलिए या फिर ये बोलिए, दोनों एक ही चीज है। ये होता है उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये याद रखना है आपको। ओके, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिस माध्यम का परावर्तुटांक या जिस माध्यम के आप आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं, उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाई वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। एक्चुअली में ये क्या दिखा रहा है? ये दिखाना चाह रहा है कि वायु या निर्वात की तुलना में, वायु या निर्वात की तुलना में उस माध्यम का जो विद्युतशीलता है कितना है, कितना टाइम्स है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, कैरोसिन, कैरोसिन, कैरोसिन का जो के है ना वो 2 है। कैरोसिन का के 2 है। इसका मतलब क्या है? चलिए 2 रख दूं यहां पर, तो 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, तो उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता ई क्या हो जाएगा? वायु या निर्वात के निरपेक्ष विद्युतशीलता के 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर किसी माध्यम का, चलो हम तो यहां कैरोसिन की बात कर ही रहे हैं, अगर कैरोसिन का के 2 है, उसका अपेक्षिक विद्युतशीलता 2 है, उसका परावर्तुटांक 2 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि उस माध्यम का विद्युतशीलता 2 है। ना 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 ना, उस माध्यम का विद्युतशीलता 2 नहीं है। उस माध्यम का जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है वायु या निर्वात की तुलना में 2 गुना है। ओके, 2 गुना टाइम्स दिखाता है कितना गुना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब मान लीजिए कि 2 आवेश हैं, Q1 और Q2 वायु या निर्वात में है, तो कितना बल लगेगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगेगा। Q1 बाई Q2 इक्वल टू R स्क्वायर लगेगा। 2 आवेश हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी R है, दोनों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, तो कितना बल लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगेगा। अगर मान लीजिए वही दोनों आवेश उतनी ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में हैं, तो कितना बल लगेगा? चलो इसको F' से दिखा देता हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के से डिवाइड करना होता है, बता चुके हैं आपको। परावर्तुटांक से डिवाइड कर दीजिए, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और अब अगर मैं भाग दे दूं, F' को F से भाग दे दूं या F को F, किसी को भी किसी से भाग दे दीजिए, तो अगर मैं यहां पे F डिवाइडेड बाई F' कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 R स्क्वायर। लेकिन क्या बच जाएगा? आपके पास K बच जाएगा। K कैसे बचेगा सर? ये तो डिवाइडेड में है। देखो होगा क्या, देख लो इधर। आप ऊपर F रखोगे ना, आप, अरे यार ये क्या हो रहा है, ऊपर F रखोगे ना तो क्या रखोगे आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर रखोगे, डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे, डिवाइडेड बाई K है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर रखोगे ना। अब काटिए ना अब काटिए, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। ये क्या है? ये 1/K है। हर का हर क्या बन जाता है? हर का हर अंश बन जाता है। तो K इक्वल टू आ जाएगा F/F'। यानी कि आप परावर्तुटांक को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, परावर्तुटांक को ऐसे भी परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कैसे? अगर 2 आवेश हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी R है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आवेशों के परिमाण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर K उस माध्यम का परावर्तुटांक है, जैसे कि इस माध्यम का परावर्तुटांक K है, तो क्या हो जाएगा? पहले वायु या निर्वात में बल, वायु या निर्वात में कितना बल था, डिवाइडेड बाई इस माध्यम में रखने पे लगने वाला बल। तो
तो इसको परिभाषित आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, परिभाषा में पूरा अप टू डेट रखता हूं ताकि आपको कोई जहमत ना उठानी पड़े। ओहो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए भाई। चलिए इसको पढ़ लीजिए आराम से, आप परिभाषा समझ जाएंगे। मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको करके दिखाया जा चुका है, पढ़िए परिभाषा क्या लिखा है। निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इस माध्यम का परावैद्युतांक के, इस माध्यम का परावैद्युतांक के क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखने पर लगने वाला बल डिवाइडेड बाई इस माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होगा। फिर कोई डाउट तो नहीं है ना। पहले हम आपको ये बता चुके हैं, परिभाषा यही है, के या ई आर का परिभाषा यही है कि उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और ये इसके बराबर भी हो सकता है कि वायु या निर्वात में लगने वाला बल डिवाइडेड बाई उस माध्यम में लगने वाला बल, इन दोनों के अनुपात के बराबर भी होता है के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कूलाम के नियम के सदिश रूप की। लॉ ऑफ कूलाम इन वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ कूलाम इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम का नियम सदिश रूप में। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करता है, और हम जानते हैं कि बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। तो इसके पहले आपने केवल क्या निकाला है, बल का परिमाण निकाला है, लेकिन बल तो एक सदिश राशि है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस बल को यानी कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखेंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया है तो। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास दो आवेश है, एक आवेश हो गया Q1, ये रहा Q1, और ये हो गया एक आवेश Q2, ये रहा Q2, और ये रहा। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। ओके, स्मॉल r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होगा। अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर आप यहाँ पे k से डिवाइड क्यों नहीं किए। चलो मैं बता दूं कि हम यहाँ मान के चलते हैं कि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या है, वायु या निर्वात है। अगर कोई अन्य माध्यम होता है तो उस माध्यम के कैपिटल K से यहाँ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है। चलो भाई, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर है, ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा। अब देखिए, ये आवेश इस पे बल लगाएगा, ये आवेश इस पे बल लगाएगा। तो पहले हम देखते हैं आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल बल Q1 द्वारा Q2 पे लगने वाला बल, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं Q2 सेकेंड आवेश पे लगने वाला बल पहले के द्वारा, सदिश फॉर्म में लिखना है दोस्त, सदिश फॉर्म में लिखना है। तो ये तो अदिश है, इसको क्या ही टेंशन है, आवेश भी अदिश है, क्या ही टेंशन है। दूरी को भी आपने अदिश रूप में लिख लिया, तो दिशा कौन बताएगा। दिशा बताने के लिए हम लोग एकांक सदिश ले लेते हैं। इसकी दिशा देखो, F21 की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी। ये है वेक्टर F21, और यहां पे हम ले लेंगे एकांक सदिश जो कि किसकी दिशा बता रहा है, वेक्टर F21 की दिशा बता रहा है। अब सवाल यह है कि R21 कैप, याद है कुछ क्लास 11 में आपने पढ़ा है सदिशों के बारे में, इसलिए तो वहां पे आपको सदिश पढ़ाया जाता है। यह है एकांक सदिश। ओके,
एकांक सदिश है, यानी कि इसका परिमाण 1 होगा और दिशा, इसकी दिशा आप देख रहे हैं किधर की ओर है। बता दूं मैं, सदिश या फिर कैप डायरेक्ट बोल लेता हूं, एक्चुअली में इसका नाम होगा एकांक सदिश। इसको कैप लगा दिया है तो ये एकांक सदिश को दिखा रहा है। R21 कैप ये क्या है, Q1 से Q2 के अनुदिश, Q1 से Q2 के अनुदिश एकांक सदिश, एकांक सदिश। ओके, और ये जो वेक्टर F21 है, वेक्टर F21 R21 कैप की दिशा में है, की दिशा में है। वेक्टर F21 यानी बल जो है Q1 द्वारा Q2 पे लगाया जाने वाला जो बल है इस R21 की दिशा में है। R21 Q1 से Q2 के अनुदिश एकांक सदिश, Q1 से Q2 के अनुदिश एकांक सदिश। ओके, और यही काम हम लोग किसके लिए कर लें, Q2 के लिए भी करना पड़ेगा ना। Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल, Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, इसको हम ले लेते हैं पहले आवेश पे दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाला बल। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहां आप क्या लेंगे, R21 लेंगे ना। ओह सॉरी, R21 तो इससे इधर की ओर है, ओहो, तो इसको हम ले लेंगे R12 कैप। और ये R12 कैप क्या है दोस्त, बच्चा बालक बालिका, R12 कैप क्या है, R12 कैप है Q2 से Q1 के अनुदिश एकांक सदिश, एकांक सदिश। Q2 से Q1 के अनुदिश एकांक सदिश है, और यहां पे जो F12 है इसकी दिशा क्या है, F12 की दिशा R12 के अनुदिश है, के अनुदिश है, अनुदिश है। ओके, और अब एक चीज आपको पता होनी भी चाहिए कि R21 जो कैप है वो R12 कैप के बराबर है। परिमाण दोनों के एक ही है, दोनों एकांक सदिश हैं, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है बच्चा, दोनों की दिशा विपरीत है। R21 इधर की ओर जा रहा है, R12 इधर की ओर है, सॉरी R21 इधर की ओर है और R12 इधर की ओर है। दोनों का परिमाण तो बराबर है, दिशा विपरीत है। उस कंडीशन में देखिए जो F12 है और जो F21 है, दोनों में सब चीज तो बराबर ही है, बस इसी का अंतर था। और ये R12 यहां पे है, R21 यहां पे है, दोनों का परिमाण बराबर है, यानी वेक्टर F21 और वेक्टर F12 दोनों का परिमाण तो बराबर होगा, लेकिन दिशा विपरीत होगी, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्त। वेक्टर F21 बराबर और विपरीत है माइनस F21 के, बराबर और विपरीत है। वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, यानी कि आवेश, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पे लगने वाला बल, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पे लगने वाला बल दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पे लगने वाले बल के बराबर और विपरीत है, यानी कि कूलाम का नियम किसके अनुदिश है, कूलाम का नियम, बताओ ये नियम कौन सा है, पी से समझो, किसके नियम का अनुदिश है, पहले आवेश द्वारा दूसरे, अच्छा इसकी दिशा तो इधर बतानी चाहिए थी ना मेरे को, मैं बताया नहीं हूं, यहां पर बतानी चाहिए थी ना कि ये F12 है। दूसरे आवेश पे पहले आवेश द्वारा लगने वाला बल, पहले आवेश पे दूसरे आवेश द्वारा लगने वाला बल, दोनों क्या हैं, बराबर और विपरीत हैं। तो ये कौन सा नियम है, अर्थात कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम
तृतीय नियम के अनुकूल है, अनुकूल है, बराबर और विपरीत, याद है, बराबर और विपरीत। कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुकूल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं देख लीजिए। कूलाम के नियम की सीमाएं देख लीजिए। ओहो, बताओ ना, दिखाओ ना नियम। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल किसके लिए सत्य है? यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और आगे बताओ कौन सा आगे? यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। जब हम कूलाम के नियम का कथन लिख रहे थे, हमने वहां बताया भी था आपको कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। और यह है नंबर 3। ये नंबर 3 देखिए, यह नियम अधिक दूरियों तथा 10 के घात में -15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। कूलाम का नियम बहुत ज्यादा अधिक दूरी के लिए और बहुत कम, कितना कम? 10 के घात में -15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? 10 के घात में -15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि 10 के घात में -15 मीटर, आप सोच के देखिए, 10 के घात में -15 मीटर, नाभिक का आकार होता है 10 के घात में -15 मीटर। नाभिक का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है, वो है 10 के घात में -15 मीटर। तो जब मैं बोल रहा हूं 10 के घात में -15 मीटर से कम, यानी मैं कहां जा रहा हूं? यानी मैं नाभिक के अंदर जा रहा हूं। और नाभिक के अंदर क्या लगता है? नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल लगता है, जो नाभिक को बांध के रखता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को बांध के रखता है। 10 के घात में -15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्रधानता के कारण यह नियम अनुपयुक्त हो जाता है। तो यह है कूलाम के नियम की सीमाएं, केवल बिंदु आवेशों के लिए, केवल स्थूल आवेशों के लिए, बहुत अधिक दूरी के लिए, और 10 के घात में -15 मीटर से कम दूरी के लिए यह नियम मान्य नहीं होता है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप बाकायदा और बहुत अच्छे से लिखेंगे। और अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो नियम को, जब हम कूलाम के नियम को हमने स्टार्ट ही किया था, तो मैंने बोला भी था कि यार ऐसा नियम आपने कुछ पढ़ा है। कूलाम के नियम स्थिर वैद्युत बल के लिए है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए आपके पास गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो अब देखो, F इज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 R स्क्वेयर। यह है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? इसको मैं Fe दे देता हूं, इसको मैं Fg दे देता हूं। Fg क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है ना, तो वहां क्या रखेंगे? वहां रखेंगे कैपिटल G, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल G m1 m2/r स्क्वेयर। तो ये है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, और ये है दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की हम लोग तुलना कर लेते हैं। तुलना में आपको पहले समानता देखना है, उसके बाद देखेंगे कि दोनों में असमानता क्या क्या है। तो पहले समानता की बात करते हैं। समानता, यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यह भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह बल निर्वात में भी लगता है, यह भी निर्वात में लगता है। यह एक संरक्षी बल है, इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यह भी एक संरक्षी बल है। क्लास 11 में आपने संरक्षी बल और असंरक्षी बल के बारे में भी पढ़ा होगा। संरक्षी बल ऐसा बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, और असंरक्षी बल ऐसा बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। तो याद रखिए कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही संरक्षी बल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता।
यह एक केंद्रीय बल है, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह भी एक केंद्रीय बल है, दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली या दोनों द्रव्यमानों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो यह समानता है कि यह भी व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है, यह भी व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है, यह भी निर्वात में लगता है, यह भी निर्वात में लगता है, यह भी संरक्षी बल है, यह भी संरक्षी बल है, यह भी केंद्रीय बल है और यह भी केंद्रीय बल है। अब चलिए देखते हैं, इतनी सारी समानता होने के बाद दोनों में असमानता क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय आवेश है तो आकर्षण होगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। दो द्रव्यमानों के बीच में कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होगा। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, सदैव आकर्षण बल होगा। इस बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इस बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यहां पे आपने देखा है ना, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग बल, ये बिल्कुल भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दो द्रव्यमानों के बीच का माध्यम कुछ भी हो, बल उठना ही लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल उठना ही लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो स्थिर वैद्युत बल है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह प्रबल बल है, यह दुर्बल बल है। यह बहुत ज्यादा प्रबल होता है इसकी तुलना में, बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए अब आप जानते हैं, अब हम लोग जानेंगे कि आप आखिर में समझे कितना है, आपने कॉन्सेप्ट को कितना समझा है। अगर आपको चेक करना है कि आपने कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से समझा है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब तो आप अपने आप का आकलन कर पाएंगे कि हाँ यार, जितना पढ़ा है उसमें से कितना चीज मैंने समझा है। क्वेश्चन सॉल्व अगर आप कर लेते हैं, मतलब बेशक आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। तो ये है पहला सवाल। ओके, कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा और कैलकुलेशन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर कितना आवेश है, 0.8 माइक्रोकूलम है। यानी यहां पे आपको दोनों आवेश दे दिया है, Q1 दे दिया है, Q2 दे दिया है। Q1 कितना है, Q1 है 0.4 माइक्रोकूलम है, कूलम नहीं है, माइक्रोकूलम है। और माइक्रोकूलम है यानी कि ये 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। Q2 कितना है, 0.8 माइक्रोकूलम है, यानी कि 0.8 इंटू 10 के घात में माइनस कितना, -6 हो जाएगा। कितना बल लगता है, दोनों के बीच बल लगता है 0.2 न्यूटन का, 0.2 न्यूटन का बल लगता है। करना क्या है हमको, सब तो दिया है। दोनों गोलों के बीच दूरी निकालनी है आपको, R का मान निकालना है आपको। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये अभी आपको बताया था। चलिए पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं, अच्छा माध्यम क्या है, माध्यम है वायु। देखिए माध्यम दे दिया है, माध्यम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर। करना क्या है, F का मान रख दीजिए, F का मान है 0.2, F का मान है 0.2, 1/4 पाई ε0। तो मैं इतना लंबा चौड़ा लेके क्यों चलूं, मैंने तो पहले ही सॉल्व कर लिया है। 1/4 पाई ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹। Q1 को ले लीजिए 0.4, इसको ले लीजिए 0.8 डिवाइडेड बाई R। यही तो नहीं मालूम है आपको, R का स्क्वायर ही तो नहीं मालूम है आप, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर लेंगे। बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। R का मान, आप इसको सॉल्व करके R का मान निकाल देंगे। मैं आपको R का मान बता देता हूं, R का मान आएगा
12 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व करना आप सभी को आता होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा कि हाँ सर हमसे ना हो पाएगा। तो R इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सेकेंड इसमें क्वेश्चन ये है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ये मान लीजिए पहला गोला है, ये मान लीजिए दूसरा गोला है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है। 0.2 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए ये 0.4 है, ये 0.8 है, तो ये इस पे कितना बल लगा रहा है, ये इस पे 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो अभी आपको तो बताया ना कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुकूल है। तो जितना बल ये इसके ऊपर लगाएगा उतना बल ये भी इसके ऊपर लगाएगा। कितना बल लगाएगा, 0.2 न्यूटन का बल लगाएगा। कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुकूल है, तो ये जितना बल इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही बल ये इसके ऊपर भी लगाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है या असाइनमेंट है, गृह कार्य है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर नहीं बनता है तो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।